गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग जो रनिंग चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, उस बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने प्रोटीन के पोर्शन को स्टार्ट किया है और प्रोटीन में हम लोगों ने एमिनो एसिड के बारे में पूरा डिटेल देखे थे। हम लोग एमिनो एसिड के नाम, कौन कौन से एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो टोटल 20 एमिनो एसिड के नाम को देखे थे। उसके बाद उसमें से हम लोग अलग अलग टाइप्स के एमिनो एसिड, दैट मीन्स एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, अल्कोहलिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड वाले एमिनो एसिड। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग अलग अलग एसिडिक, बेसिक, इस तरह से और न्यूट्रल, इतने सारे एमिनो एसिड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद अभी हमारा एमिनो एसिड की कुछ बातें अभी बाकी हैं, तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड से रिलेटेड बात। कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के होते हैं, यानी उस एमिनो एसिड में सल्फर लगा होता है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होते हैं वह 3 होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, देखो ऐसे 3 एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर होते हैं और खास करके जो प्रोटीन बनाने वाले हैं वो हैं 2, सिस्टीन और, तो वो है सिस्टीन सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। ये जो है वह सिस्टीन और मेथियोनिन इज द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब देखो कि एक हम लोगों को देखना है ज्विटर्स आयन के बारे में। क्या होता है ज्विटर्स आयन? ज्विटर्स आयन एमिनो एसिड के ऊपर जो NH2 और COOH हम लोग बार बार देखे थे। क्या? तो कोई भी अगर एमिनो एसिड है तो उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक अल्काइल, ये R ग्रुप होगा और एक H ग्रुप होगा। कल के क्लास में हम लोगों ने इसी R के बारे में डिस्कस किया था कि ये R जो है वह H भी हो सकता है, यह मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और यह R हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, ये R की जगह पर। और इसी के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स के एमिनो एसिड देखे थे। अब किसी एमिनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो वो एसिडिक, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और किसी एमिनो एसिड में 2 अमाइनो ग्रुप होगा तो वो बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा, ठीक है, जैसे लाइसिन। तो ये जो आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक एमिनो एसिड है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी एमिनो एसिड में ये 4 स्ट्रक्चर होना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पर एक अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक, ये अमाइनो ग्रुप, ये R ग्रुप, और CH मतलब ये C के साथ एक H, ये कॉमन चीज है। तो अब यही में जो चेंजेज आते हैं, तो यहां पर ये जो है नॉर्मली न्यूट्रल नेचर शो करेगा। तो कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है एमिनो एसिड का, अगर उसे हम लोग अलग अलग टाइप के पीएच में डालेंगे तो उसके हिसाब से एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर एसिडिक में डालेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है, एक न्यूट्रल है। उसी तरह अगर बेसिक में डालेंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, यानी वो आयोनाइजेबल नेचर का होता है। एमिनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये आयोनाइजेबल नेचर के, यानी कि वो आयन शो कर सकते हैं। कहने का मतलब चार्ज डेवलप कर सकते हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो दिखा सकते हैं। और जब किसी एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप करता है, यानी एक साइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज,
किसी एक मॉलिक्यूल के उस एक एटम पे कोई पॉजिटिव और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी एक मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज डेवलप हो गया है, उसी को कहते हैं हम लोग ज्विटर्स आयन। बात समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है ज्विटर्स आयन के बारे में। तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, यहां पर देखिए CH, ये आप H ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए CH, और ये हो गया R, यहां पर हो गया CH2, फिर हो गया यहां से NH, फिर CH, यहां से CH2, चाहिए छोड़िए अभी, देखिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। एक एमिनो एसिड ले लो, इस एमिनो एसिड पे COO, या इस तरह से इधर COOH ग्रुप कर दो, हो गया। और यहां पर इस एमिनो एसिड पे एक H हो गया, और यहां पर यह जो है वह R ग्रुप हो गया, और इधर क्या हो गया H3N, और यहां पर यह हो गया माइनस। तो जब H2N होना चाहिए यानी NH2 होता है, उसके जगह पर H3N हो गया यानी एक पॉजिटिव चार्ज, और COOH होना चाहिए तो H नहीं है, तो यानी यहां पर एक लोन पेयर रह गया, तो ये निगेटिव चार्ज। अभी बात को समझिए। अब ये जो है वह, और इस तरह से इसको इंटर कन्वर्टिबल दिखा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा COO और H2N, यहां पर हो गया H, और ये हो गया R। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग इधर दिखा रहे हैं। ये एरो ऐसे दिखाने का मतलब कि ये स्ट्रक्चर इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये स्ट्रक्चर इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, दोनों तरफ। अब इधर दूसरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम लोग, H3N प्लस, C और R और H और COOH। अब देखो यहां के स्ट्रक्चर से आपको एक चीज समझ में आएगी। यहां पर देखो इस मॉलिक्यूल में, ये पूरे मॉलिक्यूल में एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड एज ए ज्विटर्स आयन की तरह काम कर रहा है। यहां पर H2N नॉर्मल है और COO पे माइनस है, तो ये हो गया एनायन। और इधर पे NH प्लस, यानी थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को इस तरह से नजदीक में लाते हैं, तो यहां पर COOH, CH, ये R, और इधर H, और ये हो गया H3N और प्लस। तो यहां पर ये नॉर्मल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया कटायन, उधर एनायन। और जब दोनों चार्ज है तो ज्विटर्स आयन। और ये कब ज्विटर्स आयन का नेचर शो करता है? तो कहता है कि जब अलग अलग पीएच में हम लोग डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। और ज्विटर्स आयन का डेफिनेशन ही याद रखो कि किसी मॉलिक्यूल पे जब दोनों चार्ज डेवलप हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग ज्विटर्स आयन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो द NH2NCOOH group of amino acid, the NH2 and COOH group of amino acid is ionizable nature, यानी ये आयोनाइज होता है, आयोनाइजेबल नेचर। तो
आपको थोड़ा सा ये बात जो है आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि ये आयोनाइजेबल नेचर इस तरह से अमीनो एसिड में is ionizable nature in solution of different pH. The structure of amino acid is change. तो जब अलग अलग पीएच में, यानी कि कोई एसिडिक पीएच है और मान लो सेरीन है, सेरीन को अगर हम लोग एसिडिक में डालेंगे तो अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा, और जब किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो वही कह रहा है कि इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज चेंज। एमिनो एसिड अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। और अब ज्यूटर्स आयन के बारे में, यानी इसी में अब ज्यूटर्स आयन क्या कहता है कि व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज developed on same molecule called ज्यूटर्स आयन। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ज्यूटर्स आयन कहते हैं। तो ये जो है वो ये ज्यूटर्स आयन, एक तरफ कटायन एक तरफ एनायन। तो अगर हो सकता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन में डालें तो हम लोग क्या करें, वो क्या करेगा, एनायन का नेचर दिखाएगा। कोई एक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कटायन का नेचर दिखाएगा, और कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें वो ज्यूटर्स आयन का नेचर दिखाएगा। तो अलग अलग सॉल्यूशन में ये अलग अलग स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो यही होता है ज्यूटर्स आयन के बारे में। ये बात अब आप समझ गए, ठीक है, ओके। अब इसके आगे चलिए, ये जो हम लोग क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में ही कि प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं? हम लोग मोनोसैकेराइड को जोड़ के डाइसैकेराइड बनाए थे, तो बॉन्ड आया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वहां पे H2O को रिलीज करके दिखाया था हमने। उसी तरह यहां पर बेटा कि जो एमिनो एसिड है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, और कैसे बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुट करके और वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड चेन, या उसी को प्रोटीन कहते हैं हम लोग। तो यहां पर एक हेडिंग देंगे आप लोग, पेप्टाइड फॉर्मेशन। ये क्या होता है पेप्टाइड फॉर्मेशन? ठीक है, तो देखो पहले 2-3 एमिनो एसिड बनाइए, सिंपल सा एकदम। मान लीजिए कोई ये नहीं है, कोई भी एक एमिनो एसिड आप बना सकते हैं, ओके। तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन अगर आपको दिखाना है कि कैसे होता है पेप्टाइड का फॉर्मेशन, तो यह एक एमिनो एसिड है, और इस एमिनो एसिड में एक बेसिक चीज क्या क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा, आर ग्रुप होगा, और एक अमाइनो ग्रुप होगा। एकदम सिंपल वे में लेके चल रहे हैं। दूसरा भी एक एमिनो एसिड ले आइए, तो यहां पर दूसरा एमिनो एसिड, उसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप NH2 हो गया, एक आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया। उसी तरह कोई तीसरा एमिनो एसिड भी कर लीजिए, उसमें भी बेसिक यही होगा, और ये आर और एच। आर का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा,
मान लीजिए यहां पर क्या कर देंगे, CH2OH, तो वो सेरीन हो गया, चेंज हुआ ना। और OH मतलब अल्कोहलिक, अल्कोहलिक के एग्जाम्पल में देखिएगा हम सेरीन नाम लिखे होंगे। तो वो अभी बात नहीं है, बात हमें स्ट्रक्चर पेप्टाइड का फॉर्मेशन यानी प्रोटीन कैसे बनता है अभी उस पर फोकस करना है। तो ये 3 एमिनो एसिड ले यहां और डॉट 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 और भी बहुत सारे एमिनो एसिड आगे की ओर हैं। अब देखो यहां पे क्या करो कि जैसे हम कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए आप देखना H2O को रिलीज होना पड़ता है। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो है एक H2O रिलीज हो गया, ये H2O रिलीज हुआ, एलिमिनेशन ऑफ H2O, ठीक, H2O यानी एलिमिनेशन ऑफ H2O, H2O रिलीज हुआ, यहां भी एलिमिनेशन हो गया। अब चलिए जब ये रिलीज हो गया, कुछ बच्चों का जो नोट्स मैंने देखा तो मान लिया कि हम क्या कर रहे थे, इससे पहले इसको मिटा करके और फिर बॉन्ड दिखा दे रहे थे। आपको वैसे नहीं करना था, हमारे पास बोर्ड है, मिटाने का फैसिलिटी है, आपके पास नोटबुक है, आपको पूरा एरो देके पूरा डायग्राम बनाना था। तो इसीलिए आज मैं इसको मिटा के नहीं, अब एरो देके डायरेक्ट दिखा रहा हूं। तो ये इस तरह से H2O रिलीज होगा। अब बॉन्ड कैसे कैसे बनेगा, देखो यहां पे H2O रिलीज हो गया, इसका OH और इसका H, तो अब यहां पे क्या क्या बचा है आप देखिए, C के ऊपर H और इधर क्या बच गया, H2N या NH2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे क्या आया, C और C के साथ O है, ये हो गया डबल बॉन्ड, O ऊपर चला गया, और यहां पर ये H रिलीज हो गया, तो ये क्या बचा है, ये बचा है N और यहां पर आ गया है H। अब ये C आ गया और ये हो गया H, ये हो गया R और यहां पर फिर से आ गया C, ये फिर से हो गया O, फिर से यहां पर आ गया N, फिर से C, ये H, ये R और यहां पर COOH। अब आइए ये क्या था, यहां पर ये इसका R हो गया, तो मान लीजिए इसको हम कर देते हैं R1, ये R2, ये R3। क्यों, यह एक एमिनो एसिड हुआ यहां तक, कहां से कहां तक, ये एक एमिनो एसिड का पार्ट है, ये एक एमिनो एसिड, उसके बाद ये दूसरा एमिनो एसिड का पार्ट है और ये तीसरा एमिनो एसिड का पार्ट है। तो इसीलिए ये R1, ये R2, ये R3, कहने का मतलब ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, तो किसके किसके बीच में बॉन्ड बना है, अब आप ये समझ गए, यानी 3 एमिनो एसिड लिए, तीनों को कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग। तो बॉन्ड जो बना है वह एक एमिनो एसिड के CO और दूसरे एमिनो एसिड के NH, इनके बीच में, यानी मेन रूप से जो बॉन्ड आया है, तो कौन सा, यहां पर देखो ये बॉन्ड बना है, ये हुआ बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या हो गया, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में NHCO ये पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं। तो जहां जहां ये दिख रहा है वहां वहां यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड आया है। जैसे दूसरा यहां देखो, तो यहां पर हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह आगे, अब यहां पर ये क्या है, COOH है, मान लो कोई और एमिनो एसिड को आगे जुड़ना है, तो फिर उसके पास भी क्या होगा, उसके पास भी NH2 होगा बेटा, यहां पर H, ये R हो गया और COOH। तो ये फिर क्या करेगा, यहां से H2O को रिलीज कर लेगा और फिर से बॉन्ड बन गया, फिर से ये ग्रुप क्या हुआ है, OH यहां इसका खाली है। तो कहते हैं इसीलिए कि अगर आपसे हम पूछ दें कि 100 एमिनो एसिड का
मतलब आप हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन में, क्वेश्चन है कि कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन में 100 एमिनो एसिड है, तो उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा। मुझे सोच के रिप्लाई कीजिएगा आराम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड उसमें कितना बनेगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आइए, यहां तक की बातें हो गई। अब आप ये स्ट्रक्चर जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। ओके, तो फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि 100 एमिनो एसिड का कोई प्रोटीन है, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड उसमें कितना होगा। यहां तक हो गए बात। और ये आप पेप्टाइड बॉन्ड दिखा दिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस में, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें NHCO जो है वह पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए NHCO इज द अमाइड बॉन्ड। तो NHCO इज अमाइड बॉन्ड, और इसी को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। देखिए यहां तक ये सारी बातें जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। ज्विटर साइन भी समझ गए और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड में वो आप समझ गए। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड का क्या क्या फंक्शन है। देखिए एमिनो एसिड जो है वह बिल्डिंग ब्लॉक है किसी के लिए। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ये मकान अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रिक्स। जो ईंट होती है, ब्रिक्स होता है, उसी को रख रख करके मकान की ऊंचाई तैयार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वह बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ब्लॉक, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक को आपस में रख करके सीमेंट से उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसी तरह एक सेल का या प्रोटीन का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन किससे बना हुआ है, प्रोटीन बना हुआ है आपको एमिनो एसिड से। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एमिनो एसिड है वह बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, तो वह हमारे प्रोटीन का या फिर हमारे बॉडी का या किसी भी एंजाइम का। प्रोटीन ये सॉरी एमिनो एसिड इज building block of protein and, जैसे हम शुरू में ही आपको लिखाए थे कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल या बॉडी, तो उसी तरह और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, तो वो एमिनो एसिड है। फिर उसके बाद में एमिनो एसिड इज स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप है यानी उसमें नाइट्रोजन है। और हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही बॉडी का नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी वह इस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके और उसमें से अमाइनो ग्रुप को बाहर कर देगा। अमाइनो ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर ये देखो, ये हो गया और ये हो गया। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है अगर इसको हटा देते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है
ऑर्गेनिक एसिड, ये पार्ट ऑर्गेनिक एसिड और ये अमाइनो ग्रुप। तो ऑर्गेनिक एसिड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग अमाइनो ग्रुप कॉल्ड अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के स्टार्टिंग के डेफिनेशन में मैंने बात लिखा रखी है आपको, अभी आपको हो सके फिर से भूल गए हो तो नया लग रहा होगा, लेकिन यही पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। तो जब बॉडी को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है वो इन दोनों चीजों को तोड़ देता है। ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये नाइट्रोजन अलग हो गया, और जहां इस नाइट्रोजन की जरूरत है वहां उसको लगा देगा, काम कंप्लीट हो गया। और इसका क्या करेगा, तो इस ऑर्गेनिक एसिड को, यानी ये लीवर में हमारा काम होता है, और इस ऑर्गेनिक एसिड को क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, इससे एनर्जी निकाल लेगा, यानी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से ये काम चलता है। अब आइए देखिए, तो यह स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन, एमिनो एसिड इज स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन का काम करता है। उसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन बनता है हमारा, तो हीमोग्लोबिन में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो यह नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट्स इन hemoglobin synthesis to provide नाइट्रोजन। मतलब ये हीमोग्लोबिन में भी, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है फिर से प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन में पार्टिसिपेट किया और प्रोवाइड करेगा उसको नाइट्रोजन एंड कार्बन को। फिर उसके बाद देखो जो ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान प्रोड्यूस इंडोल एसिटिक एसिड, यानी पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, यह एक प्लांट हार्मोन है। आइए, प्लांट का हार्मोन है, प्रोड्यूस, आइए, प्लांट हार्मोन एंड विटामिन निकोटिनामाइड। उसके बाद में देखिए जो टायरोसिन है, टायरोसिन भी क्या है, अमीनो एसिड है। तो टायरोसिन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन हार्मोन एंड स्किन पिगमेंट मेलानिन, और साथ ही साथ स्किन का पिगमेंट मेलानिन भी जो है वह किससे, ये टायरोसिन से बनता है। तो टायरोसिन हो, ट्रिप्टोफान हो, ये सभी जो है वह काम करते हैं एज ए एमिनो, ये एमिनो एसिड ही है और उसी से ये सारा चीज बनता है। फिर उसके बाद देखिए हिस्टामिन एक केमिकल है, हिस्टामिन प्रोड्यूस फ्रॉम हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बेटा बताए थे, हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है। तो हिस्टामिन प्रोड्यूस फ्रॉम हिस्टिडीन which is function in मसल्स वर्क, जो कि मसल्स के फंक्शन में या मसल्स के वर्क में ये काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक दो काम नहीं है अमीनो एसिड के, बहुत सारे हैं। ये कुछ कुछ जो है वो बात आपको अभी यहां पर हम बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ एक दो काम हैं। ओके, अब यहां पर ये बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट, अब हम लोग एमिनो एसिड से रिलेटेड बात जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं।
अब कुछ प्रोटीन से रिलेटेड बातें जो है वो हमारी अभी बची है, क्योंकि हम प्रोटीन तो चालू किए थे और बताए थे आपको कि प्रोटीन जो है टर्म बर्जेलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। प्रोटीन का मतलब ही होता है होल्डिंग फर्स्ट। तो चूंकि प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से, इसलिए प्रोटीन स्टार्ट करके तब आपको अमीनो एसिड डील किए थे। तो पहले अमीनो एसिड का सारा बात जो है, कैरेक्टर जो है वो आपको एक जगह रख दिया। अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन का टाइप और नंबर वो फिक्स नहीं है। अब ऐसा क्यों, आप सोच रहे होंगे कि अगर दो एमिनो एसिड का भी नंबर चेंज हुआ तो वो एक अलग टाइप का प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन का टाइप, नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोटीन varies from organism to organism, यानी जैसे जैसे अलग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होता है वो नंबर और टाइप वेरी करता है। जैसे आप सिंपल देखो, ए बैक्टीरिया हैज, एक छोटे से बैक्टीरिया को जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उस एक बैक्टीरिया में 1000 से लेके 2000 तक के टाइप ऑफ प्रोटीन है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए। कहते हैं ईच टाइप ऑफ सेल हैज वेरियस यूनिक टाइप ऑफ प्रोटीन। हर एक टाइप के सेल में कुछ अलग टाइप के, अलग वेरियस टाइप के अलग यूनिक प्रोटीन होते हैं, यानी उस जो टाइप के सेल में होगा वो दूसरे टाइप के सेल में नहीं होगा। अब देखो, कोलाजेन यह एक प्रोटीन है, कोलाजेन प्रोटीन। तो कोलाजेन प्रोटीन इज मोस्ट abundant protein in एनिमल वर्ल्ड, यानी एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट अगर प्रोटीन की बात की जाए तो वह है कोलाजेन। अगर कहा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सभी एनिमल को, यानी कुत्ता, गाय, बकरी, बैल, गधा, घोड़ा, चूहा, हाथी, कोई भी, हम, तो ये सभी एनिमल में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो वह है कोलाजेन। अब देखो, तो फिर होता है कि प्लांट में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो वह है रूबिस्को। यहां पर रूबिस्को, इसका पूरा नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज पूरा नाम है, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं रूबिस्को। और यही एंजाइम आपको फोटोसिंथेसिस क्लास 11th का ही आपका एनसीईआरटी में देखिएगा, फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, उस चैप्टर में ही पूरा डिटेल पढ़ना है इसको। तो ऐसा मत समझिए कि ये बेगाना चीज है, ये आपका बहुत अपना चीज है। ये जब तक प्लांट पढ़िएगा तब तक आपको आपके साथ में रहेगा। अब आइए रूबिस्को। तो रूबिस्को क्या है? आप कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, यानी जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, प्लांट, एनिमल, प्लांट में तो सबसे ज्यादा होता ही है ये, इवन जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, तो कहा जाए कि लिविंग वर्ल्ड में यानी बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो वह है रूबिस्को। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वह है रूबिस्को होता है। ओके,
अब देखो प्रोटीन जो होते हैं उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हम लोग पढ़े कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बना तो उसके बेसिस पर प्रोटीन के हर एक प्रोटीन के कुछ एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब उसी चीज को हम लोगों को देखना है। तो अब आपका जो हेडिंग होगा इसी में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एक्चुअली जो है वो हमें चार स्ट्रक्चर देखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है वो हमें किसके देखने हैं? तो वह है प्रोटीन के अलग अलग ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग को देखना है। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो प्रोटीन का, वह कुछ ना कुछ जो है वह अपने एक फिक्स स्ट्रक्चर को लेकर के और उस पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में बताता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोगों को फर्स्ट में देखना है कौन सा? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग अल्फा हेलिक्स और दूसरा देखेंगे हम लोग बीटा हेलिक्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर फोर्थ में देखेंगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को देखना है। अब आइए तो हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। अब हमारा हेडिंग होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? अब आप लोगों को, अगर जिन लोगों का राइटिंग स्किल थोड़ा स्लो है, उनको अपना राइटिंग स्किल धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेन एवर आपका जब ये सारा चीज नॉर्मल हो और डायरेक्ट इंटरेक्शन हो तो क्लास जो है वो थोड़ा तेजी से भागेगा। क्योंकि क्लास में सारी चीजें, अब सिलेबस अगर थोड़ा बचा हुआ रहेगा तो सारी चीजें थोड़ी तेजी से जाएगी। अभी बहुत स्मूथली है, तो आपको यहां पर क्या है कि चीजें आप आराम से देख देख के लिख सकते हैं। बट जब तेजी से फुल फ्लो में क्लास रन करेगा तो वहां पर आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो जिनका भी थोड़ा स्पीड राइटिंग स्किल या राइटिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, वो धीरे धीरे अपना ये राइटिंग स्पीड जो है वह बढ़ा लेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है वह है क्या? तो वह है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या कहता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जब एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में बना हो, यानी जैसे इस तरह से एमिनो एसिड, फिर ये एमिनो एसिड, फिर यह एमिनो एसिड इस तरह से अटैच हो, यह एक एमिनो एसिड, यह दूसरा एमिनो एसिड और यह तीसरा, तो लिनियरली जो है इस तरह से अटैच हो, उसको हम लोग स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो द सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड आर द sequence in which amino acid are the sequence in which amino acids are arranged, amino acids are arranged in a polypeptide chain, are arranged in a polypeptide chain, arranged in a polypeptide chain of protein, it is called primary structure. It is called
प्राइमरी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए कहने का मतलब, अब ये देखो, तो इस एमिनो एसिड का जो ये पार्ट है, ठीक है ना, इस पार्ट को हम लोग आइए अब ऐसे करके देखते हैं। तो ये जो भी ये है तो समझो कि ये एमिनो एसिड है और दो एमिनो एसिड जुटे हैं इस पेप्टाइड बॉन्ड से। एमिनो एसिड के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एन टर्मिनल और इस पार्ट को कहते हैं सी टर्मिनल, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें एमिनो एसिड के पोजीशन को बताता है। तो यहां पर लिखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर gives the information of position of amino acid in प्रोटीन, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इसमें एक एन टर्मिनल होता है, तो और इसी में 1 end is एन टर्मिनल and another is सी टर्मिनल। अब ये एन टर्मिनल कब नाम देंगे और सी टर्मिनल कब नाम देंगे, वो अब चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूरत है। एन टर्मिनल का मतलब जिधर फ्री अमाइनो ग्रुप होगा, और सी टर्मिनल का मतलब यहां पर समझो बेटा कि जिधर फ्री COOH ग्रुप होगा वह सी टर्मिनल, और जिधर फ्री NH2 ग्रुप होगा यानी अमाइनो ग्रुप होगा उसको कहेंगे हम लोग एन टर्मिनल। तो ये एन टर्मिनल इसलिए पढ़ा है क्योंकि इधर फ्री जो है वह अमाइनो ग्रुप है, और सी टर्मिनल नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि उधर फ्री क्या है, तो COOH ग्रुप है, ठीक है। अब आइए चलिए स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। एक कुछ अलग अलग एमिनो एसिड लेते हैं, जैसे आप देखो CH और CH2OH ले लिया हमने, ओके, यहां पर आ गया CH2OH। ये CH के साथ C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जुटा है यह NH, और इधर क्या है, इधर H2N है, इधर के साथ जुड़ा है, यहां पर हो गया R ग्रुप। अब इसके साथ ये फिर हो गया CH और यहां पर हो गया CH2, ये हो गया R ग्रुप, ओके। अब हम आपको यहां पर दो चीज समझाने वाले हैं, चलो एक चीज और देखते हैं। पहले इतना कॉमन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3-4 बनाते हैं हम लोग। यहां से यहां तक एक हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये H ऊपर भी जा सकता है, तो यहां NH और ये CO, हम क्या बोले थे, NHCO, यही बनाता है अमाइड बॉन्ड, या इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर ये और ये देखो NH और CO, ठीक है, एक बॉन्ड बन गया यहां पर। तो यह एक एमिनो एसिड यहां तक, ये दूसरा एमिनो एसिड होगा यहां तक C डबल बॉन्ड O, अब उसके बाद यहां NHC और ये CH2, और यहां पर हो गया ये R, ये CH और यहां पर R, छोड़ो R हटा ही देते हैं, R के जगह पे CH2 हम ले लिए हैं, ओके। ये हो गया CH और 1, यहां तक 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, NH CH और CH2। अब देखो
यहां पर कितने अमीनो एसिड हैं? ये एक 1 है, ये 2 है, नंबरिंग दे देते हैं हम, चलो 1 2 3 4। चलो इसका नाम दे दिए n, इसका नाम हो गया n+1, इसका नाम हो गया n-1 और इसका नाम हो गया n-2 और ये n है यहां पर। ओके, तो n+1, n-1 और n-2 ये नाम दे दिए। क्यों? यह एक अमीनो एसिड, यह दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा और ये चौथा अमीनो एसिड। हाँ, अभी इधर का COOH ग्रुप बचा हुआ है, यहां पर COOH दे दिया। तो कोई भी अमीनो एसिड हो, इधर जब कुछ नहीं जुड़ना है तो फ्री क्या है? NH2 ग्रुप है। और उधर में क्या रहेगा? उधर में आपका इस तरह से COOH ग्रुप रहेगा। अब आइए यहां पर, जब यहां पर CH2 और यहां पर OH लगा दिए तो ये जो है वह हो गया सेरीन। क्योंकि सेरीन में क्या होता है? सेरीन एक अल्कोहलिक अमीनो एसिड है, तो OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो CH2OH हो गया और यहां पर ये CH, ये R ग्रुप की जगह पर CH2OH हो गया। इधर अमाइनो ग्रुप, इधर कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो बॉन्ड बनाया है तो COO है। तो इस तरह से आपका एक ये मिला और ये हो गया आपका सेरीन। यहां पर दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में अब आप देखो यहां पर हम लगा देते हैं एक, चलो SH, यानी सल्फर कंटेनिंग, लिखे थे ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो ये हो गया सिस्टीन। यहां पर हम बना देते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा यहां पर और ये, तो जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया तो इसका नाम हो गया ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। अब यहां पर देखो, यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है, तो जब एरोमेटिक कंपाउंड भी हम बताए थे कि अल्कोहल, ये सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड वाले अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक कंपाउंड वाले अमीनो एसिड में हमने आपको टायरोसिन का एक एग्जांपल दिया होगा, तो ये हो गया टायरोसिन। तो यानी इस तरह से एक ऐसा प्रोटीन बना जिसमें सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और ग्लूटामिक एसिड है। तो यानी यहां पे क्या हो गया? इनके बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यह एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड और ये चौथा अमीनो एसिड बन गया। ये हो गया है सेरीन, ये हो गया सिस्टीन, ये हो गया है टायरोसिन और ये हो गया है आपको ग्लूटामिक एसिड। एक में अल्कोहल दिखा दिया, एक में सल्फर कंटेनिंग, एक में एरोमेटिक और एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक नेचर का। बेसिक नेचर का हम बता ही चुके हैं आपको। तो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ओके, आपको मान लिया हो सकता है कि ये सब स्ट्रक्चर अभी टफ लग रहा हो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। हम बार बार आपको क्या कहते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर सीख लिए तो आप सब बना लोगे आसानी से। उसी तरह यहां पर एक अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर याद रखो क्या है, तो CH R, इधर COOH और इधर R और इधर H2N, या फिर और सिंपल से डायरेक्ट NH2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रख लो। इसके जगह पे जो जो चेंज होगा तो यहां भी H भी हो सकता है जैसे ग्लाइसिन, यहां पर CH3 भी हो सकता है तो एलानिन, यहां पर जैसे अभी हम लोग देखे थे CH2OH हो सकता है तो ये हो जाएगा आपका सेरीन। इसी के ऊपर चेंज होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो पेप्टाइड बॉन्ड है
वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। तो आपको हो सकता है कि इतना सारा स्ट्रक्चर देख करके थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो कि कंफर्टेबल ना फील करो कि अरे इतना सारा स्ट्रक्चर है कैसे क्या होगा, बट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये बात नहीं है। अब आइए, अब देखते हैं हम लोग फटाफट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहता है a protein does not exist throughout as linear rod। कहता है कि एक प्रोटीन जो स्ट्रक्चर अभी हम बनाए थे वो हमेशा के लिए वैसा लीनियर फॉर्म में नहीं रह सकता है, यानी रॉड फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो जब रॉड फॉर्म में नहीं रह सकता है तो वो क्या करेगा कि वो बीच बीच में कहीं कहीं पर एक फोल्डेड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएगा, थोड़ा सा वो फोल्ड करेगा। तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स यानी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, और प्रोटीन का हेलिक्स हमेशा जो है वो राइट हैंडेड होता है, यानी इस तरह से चलेगा, राइट हैंडेड। ओके, तो वो राइट हैंडेड यानी हेलिकल बनाएगा। तो ए प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज linear rod। The some protein of the some portion of the protein thread are folded, some portion of protein are folded in helix, called secondary स्ट्रक्चर। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा हेलिक्स, अल्फा एंड बीटा हेलिक्स। ठीक है, अब अल्फा हेलिक्स किसको कहेंगे हम लोग और बीटा हेलिक्स हम लोग किसको कहेंगे? इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का जो फोल्ड होता है, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है केराटिन इन स्किन। एक प्रोटीन होता है हमारे स्किन में, उसको बोलते हैं केराटिन, जो अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो इस तरह का जो फोल्डेड फॉर्म में यानी फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं, तो यानी ये कैसा है? तो कॉइल्ड स्पाइरली, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन coiled spirally, generally right handed, तो इस तरह के ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? तो बीटा हेलिक्स को देखेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट है हमारा बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स का क्या कहता है हमारा? ये है बीटा हेलिक्स का, सेकेंडरी में बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स हमारा कहता है टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन get incorporated by
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन का इंटरचेंज करता है, या फिर यह एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके बीच का, तो हाइड्रोजन और या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो। तो हाइड्रोजन का अट्रैक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड formed between हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक, अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग बीटा हेलिक्स का। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना। देखिए, तो यहां पर यह एक पेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पेप्टाइड चेन जो है यहां पर ये चेन और इस चेन को आपस में कौन जोड़ा है, यहां पर ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसीलिए दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन। और दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में चाहे ये क्या है, तो वह है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गया बीटा हेलिक्स, इसी को कहते हैं हम लोग बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट, ये जो हुआ वह स्ट्रक्चर हुआ एक बीटा बीटा हेलिक्स का। बीटा हेलिक्स का एक एग्जांपल है फिब्रोइन। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखे थे अल्फा में, तो इसका भी एक एग्जांपल है फिब्रोइन, प्रोटीन इन सिल्क। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। अब टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसको देखेंगे, करेंगे। ओके, थैंक यू।